पिताजी पिताजी ने कहा कि बेटियों की शादी की चिंता उन्हें भी है, परंतु लड़का नहीं मिल पा रहा है। सो तो ठीक है भैया, पर देखना तो पड़ेगा ही लड़का। शादी के बाद तुम्हारी ही जिम्मेदारी कम हो जाएगी, कहकर बुआजी अपने भैया से विदा लेकर बाहर निकल आई और कार में बैठ गईं। माँ, मीनू, रोहित, आशा सभी बुआजी फूफा जी को कार तक छोड़ने बाहर गए। उनको विदा करने के पश्चात अंदर आकर देखा तो पिताजी गहरी चिंता में डूबे थे। बुआ जी की बात सुनकर वे अपनी दोनों बेटियों की चिंता में पुनः डूब गए। मीनू भी एमए करने के बाद वकालत पढ़ रही है और फिर आशा भी तो बीए कर चुकी है। अभी वे इन्हीं विचारों में तल्लीन थे कि माँ ने कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखकर वे बोले, मीनू की माँ, यदि मुझे कुछ हो गया तो मीनू और आशा की शादी कैसे करोगी तुम? रोहित लड़का है, उसकी शादी की मुझे इतनी चिंता नहीं। उनकी बात बीच में ही काटते हुए माँ बोली, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, मीनू की माँ, जब मौत आती है तब किसी की भी नहीं चलती। उस समय सब देखते रह जाते हैं। माँ उनकी बात सुनकर बहुत उदास हो गई थी। उदास स्वर में बोली, आपको क्या हो गया है आज? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, तुम मेरी मनःस्थिति नहीं समझ सकती हो। मैं दो बेटियों का पिता हूँ। जब तक इन दोनों के हाथ पीले न कर दूं, तब तक मैं चैन से मर भी नहीं सकता। उन्होंने खांसते खांसते इस वाक्य को पूरा किया। आप इन दोनों की शादी करना चाहते हैं, परंतु लड़के एकदम कहाँ मिल जाएंगे? अच्छे लड़कों का मिलना भी तो आसान नहीं है, और जब लड़के अच्छे मिलते हैं तो लड़की में कमी निकाल देते हैं। कहते कहते माँ भी उदास हो गई। लड़के तो देखने ही पड़ेंगे, फिर अपनी मीनू को तो समझा लो, वह शादी के लिए तैयार होगी तभी तो। माँ ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, मीनू से बात करनी ही पड़ेगी। वैसे वह अभी वकालत पढ़ रही है, उसका शादी के लिए तैयार होना असंभव है। पिताजी को कुछ विश्वास सा था कि उनकी इस हालत को देखकर मीनू शादी के लिए तैयार हो जाएगी। उन्होंने मीनू को बुलाने के लिए कहा। माँ ने मीनू को आवाज लगाई, मीनू बेटे, इधर तो आओ जरा। मीनू ने बाहर से ही उत्तर दिया, माँ अभी आई। मीनू ने कमरे में प्रवेश किया तो दयाराम जी ने उसे पास में पड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू, तुम मेरी बड़ी बेटी हो और काफी समझदार हो। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जी पिताजी, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम अब शादी कर लो, फिर आशा की शादी भी करनी है। बेटी, यदि मुझे मौत भी आई तो तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं चैन से मर भी न सकूंगा। नहीं पिताजी, आप ऐसी बात मत कीजिए। ईश्वर की दया से आपको कुछ नहीं होगा। कहते कहते मीनू की आंखों में पानी भर आया। बेटी, मैंने तुमसे शादी की बात पूछी थी, तुम्हारी क्या इच्छा है? पिताजी,
आप तो जानते ही हैं कि मैं अब वकालत पढ़ रही हूँ। 3 साल का कोर्स है, 1 साल पूरा होने वाला है, 2 साल और बाकी है। यदि मैंने शादी कर ली तो क्या मेरी पढ़ाई पूरी हो सकेगी? अब मीनू क्या था, मीनू अपनी वकालत करने का निश्चय कर चुकी थी, तो अब इस स्थिति में शादी के लिए सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी वकालत 1 साल का पूरे होने वाली थी और उसको यही था दिमाग में उसके कि मैं जब तक ये वकालत पूरी न कर लूं तब तक मैं शादी के बारे में अभी फिलहाल नहीं सोच सकती हूँ। पास बैठी माँ बोली, मीनू, पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। यदि तुम में पढ़ाई के प्रति रुचि है तो तुम बाद में भी पढ़ सकती हो। पर माँ, मैं अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर चली हूँ। मुझे जिस मंजिल की तलाश है उस तक पहुँचने के लिए बहुत परिश्रम व यत्न की आवश्यकता है। यह सब शादी के बाद संभव न हो सकेगा। मीनू बेटी, तुम्हें वकालत की पढ़ाई पूरी करने में 2 वर्ष से अधिक लगेंगे। उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। तुम्हारी शादी के बाद आशा के लिए लड़का देखेंगे। इसमें बहुत समय लग जाएगा। माँ, तुम मेरे कारण आशा की शादी क्यों रोक रही हो? आशा के लिए कोई अच्छा सा वर खोजकर उसकी शादी कर दो। यह बात सुनकर पिताजी से रुका ना गया। वे बोले, मीनू बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ी बेटी को छोड़कर पहले छोटी की शादी कर दें? ऐसा करने के लिए क्या हमारा दिल गवाही देगा? जो बात उचित हो उसे करने के लिए दिल हमेशा गवाही देता है। मैं जिस उद्देश्य को लेकर चल रही हूँ, क्या मैं उसे बीच में ही छोड़ दूं? यदि मैं पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी कर लूं, तो क्या आपका दिल गवाही देगा इस काम के लिए? कुछ रुककर, नहीं पिताजी, नहीं, इस काम के लिए ना आपका दिल गवाही देगा और ना ही मेरा। मैं जिस मंजिल पर पहुंचना चाहती हूँ उस पर पहुंचने के बाद मेरे साथ साथ आपको भी बहुत प्रसन्नता होगी। आप अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? मीनू ने पिताजी की ओर देखते हुए कहा। अब मीनू के माता पिता ने बहुत प्रयास किए, बहुत यत्न किए मीनू को मनाने के लिए कि वह शादी के लिए तैयार हो जाए, परंतु मीनू के सामने उसका लक्ष्य था और वो अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहती थी। इस समय वह ऐसी स्थिति में थी कि वह शादी के लिए नहीं सोच सकती थी और वह अपने पिताजी से कहती कि ना आपका मन गवाही करेगा इस चीज के लिए, अगर मैं बीच में ही अपना वकालत छोड़ दूं और शादी कर लूं तो ना मैं वकालत पूरी ढंग से कर पाऊंगी और ना ही शादी ठीक से हो पाएगी। तो इसी बातों में मीनू के पिताजी और मीनू एक दूसरे को समझाते हुए, उसकी यह बात सुनकर माँ व पिताजी दोनों ही चुप रह गए। अब उन्होंने बहुत कोशिश करी उसको मनाने की, लेकिन मीनू भी अपने फैसले पे एकदम टिकी थी, अपने फैसले पर एकदम दृढ़ थी और उसने क्या किया, उसने अपने माता पिता की बात न सुनी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या निर्णय लिया जाए। तभी मीनू बोल पड़ी, आप आशा के लिए अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए और मेरी शादी की चिंता मत कीजिए। यह कहकर मीनू वहां से उठकर बाहर आ गई। मीनू को मीरापुर आए 1 सप्ताह से अधिक हो गया था। उसकी पढ़ाई
काफी नुकसान हो गया था। वैसे भी अब पिताजी की तबीयत ठीक सी हो चली थी, बस थोड़ा आराम बताया था। इसलिए मीनू ने सोचा कि अब उसे मेरठ चले जाना चाहिए। सायंकाल का समय था। माँ रसोई घर में व्यस्त थी। मीनू ने सोचा कि कल मेरठ वापस जाने के लिए इस समय माँ से बात कर लेनी चाहिए। वह माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर माँ को काम करते देखती रही, फिर माँ से बोली, माँ, यदि आप कहें तो मैं कल मेरठ चली जाऊं। अच्छा, तुम कल जाना चाहती हो? चली जाओ। तुम्हारी कई दिन से पढ़ाई खराब हो रही है। ठीक है, मैं कल सुबह वाली बस से चली जाऊंगी, जिससे कल कॉलेज भी जा सकूं। यह कहकर मीनू रसोई से बाहर निकल आई और अपने कमरे में जाकर अपना सामान लगाने लगी। रात के 10 बज चुके थे। मीनू सोने के लिए अपने पलंग पर लेटी, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। उसके दिमाग में पिताजी व माँ की वही बातें घूमती रही जो सुबह शादी का प्रस्ताव रखते समय हुई थी। मीनू को लगा कि कहीं उसने शादी से इनकार करके अपने माता पिता के दिल को ठेस तो नहीं पहुंचाई। दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि शादी का प्रस्ताव स्वीकार करना उसके अपने हित में नहीं था। जिस मंजिल की उसे तलाश है, वह विवाह के बाद उसे कदापि नहीं मिल सकती। यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई और सुबह उसकी तभी आंख खुली जब माँ उसके लिए गर्म गर्म चाय बनाकर उसे उठा रही थी। माँ की आवाज सुनकर मीनू हड़बड़ाकर उठी और चाय पीकर अपनी तैयारी में लग गई। चलने से पहले मीनू पिताजी के कमरे में गई। विदाई लेते समय उसकी आंखों में आंसू भर आए। कितनी मजबूर थी इस समय वह। यदि उसकी पढ़ाई ना होती तो वह पिताजी के पास रहकर उनकी सेवा करती, परंतु पढ़ाई के कारण वह अधिक समय के लिए उनके पास रुक भी नहीं सकती थी। चलते चलते माँ ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर रख दिया और उसकी सफलता व मंगलमय भविष्य की कामना की। तो अब यहाँ पर हमारा 11वां अध्याय समाप्त हो चुका है। अब मैं आपको 12वां अध्याय पढ़ाऊंगी।